नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिसेंटली बात करें हम, तो हाल ही में कुछ सवाल वो पूछना उन्होंने शुरू किया है आईएसबी ने। मैं आपको बताता हूं वो कब पूछे थे सवाल। वो आईपैड पे है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आईएफआरएस 5 में दिसंबर 2021, दिसंबर 2020 12 और 15 मार्क के लिए सवाल रिसेंटली पूछे गए हैं। उसके पहले 13, 14 और 15 में 3 साल पूछे थे। अभी रिसेंटली कुछ 21, 22 उससे उसके बाद में कुछ पूछे नहीं गए, 20, 21, 22। तो वो दिमाग में रख के आपको ये टॉपिक करना है बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सिंपल। मैं आपको इसका जिस्ट बता देता हूं। मेरे पास जो भी प्रेजेंटेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एसओएफपी बैलेंस शीट में, वो होता है एसेट्स का नॉन करंट सेक्शन और करंट सेक्शन, लाइबिलिटीज का करंट सेक्शन, नॉन करंट सेक्शन और करंट सेक्शन, और इक्विटी उसके ऊपर। जो भी एसेट्स मेरे नॉन करंट सेक्शन में है उसके टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? आई विल यूटिलाइज दिस एसेट्स in ongoing business and then earn future economic benefits out of it. Am I right? Simple है। I will earn future economic benefits out of it. ये फ्यूचर इकोनॉमिक्स पाना यही मेरा ऑब्जेक्टिव है उस एसेट के टुवर्ड्स। बट ये ऑब्जेक्टिव जब चेंज होता है देन यूजर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, दे शुड बी एबल टू नो द फैक्ट कि आपका ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स दैट नॉन करंट एसेट इज नाउ चेंज हो चुका है। वो आपका ऑब्जेक्टिव पहले था टू यूज दैट एसेट, नाउ इट इज टू सेल। रिकवरी होनी है उस एसेट की फ्रॉम यूज, बट जैसे ही ऑब्जेक्टिव चेंज होता है, नाउ योर ऑब्जेक्टिव इज टू सेल दैट एसेट एंड रिकवर द मनी। तो फिर वो क्या होता है, उसका सेपरेटली प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन चेंज करने के बाद उसका अकाउंटिंग भी चेंज होता है। जैसे ही नॉन करंट एसेट में मेरी एसेट है, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि नाउ एंटिटी विल यूज दैट। आप यूजर हो, आप कई बार इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी शेयर्स में। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स जब करते हो तो आप एनालिसिस करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कि बिजनेस कैसा चलेगा, किस तरीके का बिजनेस है, आगे ग्रोथ होगी नहीं होगी, कितनी होगी। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में द मोमेंट मेरा प्रेजेंटेशन चेंज होगा, मुझे पता चलना चाहिए एज अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बॉस ये कोई एसेट बेच रहा है। एसेट बेच रहा है मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे कुछ प्रॉब्लम है। हमेशा ये नहीं है, बट ये हो सकता है। क्या वो रिप्लेस कर रहा है क्या एसेट? ये बेच के नई सिमिलर एसेट परचेस कर रहा है क्या? कोई एडवांस टेक्नोलॉजी ले रहा है क्या? तो ये चीजें इमीडिएटली एनालिसिस में आनी चाहिए। तो इट विल हेल्प इन योर बेटर एनालिसिस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टैंडर्ड की ये रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होगा, आपको ये उसका क्लासिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम नॉन करंट टू करंट। क्लासिफिकेशन चेंज होने के बाद में आपका मेजरमेंट चेंज होगा उसके बाद में सब्सिक्वेंटली। तो ये मेजरमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। ये मेजरमेंट आपका जैसे चेंज होगा, उसके गेन्स एंड लॉसेस यू विल अकाउंट फॉर इन दी P&L। तो उसके बारे में किस तरीके के वो चेंजेस करने, किस तरीके के इफेक्ट्स P&L में देने हैं, डिस्क्लोजर कैसे होगा, ये इसके बारे में ये स्टैंडर्ड कहता है। सो IFRS 5 इज ऑल अबाउट दिस। अगर वो इंडिविजुअल एसेट नहीं है या ग्रुप ऑफ एसेट है विच इज अ नॉर्मल ग्रुप विच डजंट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नॉर्मल आएगा जो हमने डिस्कशन किया था वो प्रेजेंटेशन मेजरमेंट। बट अगर वो ग्रुप ऑफ एसेट इन इटसेल्फ इज ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या? उस ग्रुप ऑफ एसेट से रिलेटेड गेन्स एंड लॉसेस, उसका परफॉर्मेंस, ये प्रिपेयर करता हूं मैं रेगुलरली और वो मॉनिटर भी करता हूं, तो उसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो उसका P&L में सेपरेट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर आएगा। तो ये दोनों चीजें देखना जरूरी है। तो कहां पे इफेक्ट आएगा? क्लासिफिकेशन चेंज होगा फ्रॉम नॉन करंट टू करंट जैसे ही ऑब्जेक्टिव चेंज होगा।
तो हम उसे कहते हैं रिकॉग्निशन। ये कब चेंज करना है, उसके कोई पैरामीटर्स होने चाहिए। ऐसे ही जब लगे ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, आज लगेगा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, कल लगेगा अरे नहीं नहीं वापस यूज करूंगा, परसों लगेगा नहीं नहीं वापस सेल करूंगा, ऐसे नहीं होता। तो ये क्लासिफिकेशन बदलने के लिए, चेंज करने के लिए फ्रॉम नॉन करंट टू करंट, कोई एक बेसिस चाहिए, कॉन्क्रीट बेसिस चाहिए। तो क्या बेसिस है वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस, वो कंडीशंस हम चेक करेंगे। चेंज करने के बाद मेजरमेंट कैसे होगा वो चेक करेंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन कैसे। 3 ही बातें करनी है बस, और कुछ है ही नहीं स्टैंडर्ड में। तो पहली बात रिकॉग्निशन आता है इसमें। ये ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिया, टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिस्क्लोजर फॉर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो यही बात करेंगे हम यहां पे। स्कोप आता है मेजरमेंट का, अभी नहीं करेंगे, मैं पूरा पहले स्कोप डिस्कस करता हूं और फिर बाद में इसके ऊपर आता हूं। पहले हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल दिखाने के लिए या तो वो इंडिविजुअल एसेट हो सकती है या तो वो ग्रुप ऑफ एसेट हो सकता है जो पूरा पूरा मैं बेच रहा हूं, बेचने के लिए रखा है या बेच दिया ऑलरेडी। बेच दिया तो बैलेंस शीट में आएगा नहीं, बेचने के लिए रखा है तो ही बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट एज ऑन डेट पोजीशन होता है, हमारा राइट। 31 मार्च के पहले अगर एसेट या उसका ग्रुप बेच ही दिया तो बैलेंस शीट में क्या ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। बेचने के लिए रखा है, बेचा नहीं गया, तभी आएगा। तो रिकॉग्निशन के लिए 2 कंडीशंस जरूरी है। कौन सी 2 कंडीशंस? नंबर 1, क्लासिफिकेशन अगर मुझे करना है फ्रॉम नॉन करंट सेक्शन टू करंट सेक्शन, तो पहली बात, पहली कंडीशन, एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट मस्ट बी रेडीली अवेलेबल फॉर इट्स सेल इन इट्स करंट कंडीशन। तो एज पर एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है उसकी, उसी कंडीशन में मैंने वो बेचने के लिए आई शुड बी रेडी। एसेट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, इमीडिएट सेल। ऐसा नहीं है चलो एसेट है, बेचना है, लेकिन थोड़ा सा उसको कलर वलर कर लूं, थोड़ा सा पुराना दिख रहा है थोड़ा सा नया कर दूं और फिर बाद में बेचूं तो वैल्यू अच्छी आएगी, ऐसे कैसी बेचूं तो अच्छी नहीं आएगी, तो रिनोवेट करके बेचूंगा, मतलब एसेट इज नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। बिल्कुल सिंपल। एसेट बेचनी है लेकिन ये एसेट मैंने ऑक्यूपाई करके रखी है, अभी जब तक दूसरी वाली एसेट रेडी नहीं हो जाती तब तक मैं एसेट छोड़ नहीं सकता। आई कैन नॉट वेकेट दिस, तब तक मुझे उस एसेट में, जब तक वो रेडी नहीं होती तब तक ये वेकेट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या? सिंपल, मुझे ये एसेट रेडीली अवेलेबल नहीं है सेल करने के लिए, जब तक नई एसेट बन नहीं जाती तब तक ये छोड़ नहीं सकता। हां, अगर मैं ये एसेट कभी भी छोड़ सकता हूं, कस्टमरी टाइम है, कल कस्टमर आ गया, कस्टमर ने बोला कि बॉस वेकेट द स्पेस, मुझे ये चाहिए, आपसे परचेस आपने रखा है सेल के लिए, दे दीजिए। मैं बोलता हाँ ठीक है, 1 दिन लगेगा खाली करने के लिए। दिस इज अ कस्टमरी टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेल, कस्टमरी टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेकेटिंग द स्पेस, उतना चल सकता है। एसेट इज रेडीली अवेलेबल फॉर सेल। पर अगर ये मैं कहूं उसको, बायर को, रुको थोड़ी देर, नया एसेट बन रहा है, वो होने के बाद मैं मूव करूंगा, फिर वो रेडीली अवेलेबल नहीं है, रुको थोड़ी देर, ये रिनोवेट करता हूं, फिर मुझे निगोशिएशन पावर आ जाएगी, asset is not readily available for sale. Are you with me on this? Second condition, sale must be highly probable. दोनों condition simultaneously जरूरी है। Sale must be highly probable होने के लिए 5 condition है। Appropriate level of management must be involved in the decision of sale. Merely board resolution नहीं चलेगा। Second, active program to locate a buyer has been initiated. मार्केटिंग इज एट अ रीजनेबल प्राइस विच इज गोइंग ऑन। ये 3 फैक्चुअल कंडीशंस है, आपको दिखेगी, एविडेंस दिखेगा इसका, बोर्ड रेजोल्यूशन दिखेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ एजेंट अपॉइंटमेंट दिखेगा, उसके साथ साथ उसका मार्केटिंग किस अमाउंट पे चल रहा है वो भी दिखेगा। वेरियस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे उसकी प्राइस लिखी हुई है, जहां जहां पे सेल कर सकते हैं वहां पे एडवर्टीजमेंट पे वो प्राइस लिखी है, न्यूज़पेपर में प्राइस छप के आई है। सो ये फैक्चुअल कंडीशन है 3, पहली 3। बात की जो 2 कंडीशन है वो assumption बेसिस पे, सेल विल बी कंप्लीटेड विद इन 1 year एंड रिवर्सल ऑफ द डिसीजन ऑफ सेल इज अनलाइकली।
ये जजमेंट लेते हैं हम, हाँ ठीक है ये हो जाएगा 1 साल के अंदर सेल, और ये रिवर्स नहीं होगा डिसीजन, ये जजमेंटल है। दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई, एसेट इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल एंड सेल इज हाईली प्रोबेबल। सेल हाईली प्रोबेबल के लिए 5 कंडीशंस मैंडेटरी है। एक भी कंडीशन फेल हो जाता है तो भी दिस इज नॉट क्लासिफाइबल, यू कैनॉट क्लासिफाई, यू कैनॉट मेंटेन द क्लासिफिकेशन। ये तो पहले तो डे 1 पे चाहिए, जैसे कि मैं आपको एक्सेल शीट पे बताता हूं कुछ कैलकुलेशंस नहीं। लेट्स से यहां पे एक डेट है मेरे पास 31st, लेट्स से 1 अप्रैल 2024। यहां पे मैंने क्या किया, रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन एजेंट अभी अब तक अपॉइंट नहीं हुआ। एसेट इज रेडीली अवेलेबल फॉर सेल, रेजोल्यूशन पास किया लेकिन अभी तक अवेलेबल नहीं है। 30th जून आ गया, जब तक मैंने क्या किया, ये एजेंट अपॉइंट किया। एजेंट अपॉइंट करने के बाद मैंने उसको, एक सेकेंड, एजेंट अपॉइंट किया। एजेंट अपॉइंट करने के बाद मैंने मार्केटिंग, एक्टिव मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया उसका। उसके बाद में मैंने वो सब मेंटेन करके रखे डॉक्यूमेंटेशन की सेल 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। रिवर्सल ऑफ सेल इज अनलाइकली। 5 कंडीशन हो गए, क्लासिफिकेशन इस डेट पे होगा। ऑल अदर कंडीशंस सेटिस्फाइड ऑन दिस डेट। 1 अप्रैल को सिर्फ रेजोल्यूशन पास किया तो कुछ नहीं होगा। 5 कंडीशंस, तभी यहां पे जाके सेल क्या होगा, हाईली प्रोबेबल होगा। एसेट इज अवेलेबल फॉर इट्स इमीडिएट सेल, ये सब 30th जून को होगा। इस दिन क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन होने का डेट क्या है, व्हेन ऑल दीज कंडीशंस, और ये 30 जून को हुए। मेरा रिपोर्टिंग डेट है 31 मार्च, ये रिपोर्टिंग डेट है। ये रिपोर्टिंग डेट तक सभी कंडीशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस सेटिस्फाइड चाहिए। एक भी कंडीशंस अप टू 31 मार्च 25 अगर फेल होता है तो ये रिक्लासिफाई हो जाएगा फ्रॉम करंट टू नॉन करंट एज हेल्ड फॉर यूज। विकास, धनंजय, पूनम, कोमल, आर यू विथ मी? प्रीति, विवेक, कीर्ति? यस सर। तो ये कंडीशंस कंटिन्यूअसली सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी रिपोर्टिंग डेट में क्लासिफिकेशन हो सकता है। कंटिन्यूअसली ये सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। आर यू विथ मी? कुछ क्वेश्चंस है इसके ऊपर आपको? यही कंडीशंस आपको एग्जामिनेशन में टेस्टिंग के लिए आ सकती है, जो आज तक आई है। और उसके बाद मेजरमेंट आता है, और कुछ आता ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आएगा और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड आएगा। इससे बियॉन्ड कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में। अब बात करते हैं हम मेजरमेंट की। ये कंडीशंस तो हो गए, ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन में 5 सब कंडीशंस। ये होने के बाद क्लासिफिकेशन होगा। जो नॉन करंट एसेट विच इज एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर सेल, उसमें सिर्फ सेल 1 साल तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये इमीडिएट कंडीशन सेटिस्फाई करना है। बाकी सभी कंडीशंस कैन गेट सेटिस्फाइड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज विद इन 3 months। तभी क्लासिफिकेशन मेरा यहां पे करंट सेक्शन में हो सकता है एज हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, मैं सवाल, ओके, नो। मेजरमेंट, हम जानते हैं मेजरमेंट इसका लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एब्सोल्युटली। तो जिस दिन मेरा क्लासिफिकेशन होगा, दिस इज माय डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये डेट ऑफ क्लासिफिकेशन में मैं क्या करता हूं, अपडेट कैरिंग वैल्यू फ्रॉम 31 मार्च टू 30th जून। ये कैरिंग वैल्यू अपडेट करता हूं एंड कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये दोनों में से जो लोअर रहेगा, ये मेरा क्या रहेगा, डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। मेजर
NCA at lower of अपडेटेड कैरिंग वैल्यू, ऐसा कोई अपडेटेड कैरिंग वैल्यू वर्ड नहीं है स्टैंडर्ड का, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूं। कैरिंग वैल्यू मतलब 1 अप्रैल का कैरिंग वैल्यू नहीं, वो उसको अपडेट करना है 30 जून तक रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से, एंड अकॉर्डिंगली उसको कंपेयर करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम है, ये लेट्स से 100 रुपए है ये, एंड ये वैल्यू 70 आती है, तो यहां पे 30 रुपए का लॉस होगा। ये भी इंपेयरमेंट लॉस है, बट अंडर IFRS 5। अंडर IFRS 5 ये इंपेयरमेंट लॉस है। यहां पे गेन की सिचुएशन इनिशियल मेजरमेंट में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। मतलब यहां पे कैरिंग वैल्यू लेट से आपका 100 है और यहां पे 120 है, तो इंपेयरमेंट लॉस नील आएगा। यहां पे गेन नहीं रिकॉर्ड करते कभी भी, हमेशा ध्यान में रखना। यह है इसका इनिशियल मेजरमेंट। यह है इसका इनिशियल मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आपको उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दोबारा से कैलकुलेट करनी है और उसको क्या करना है, कंपेयर करना है एग्जिस्टिंग वैल्यू से। सिंपल। सब्सिक्वेंटली कैलकुलेट यही कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये दोबारा से कैलकुलेट करनी है और इसको कंपेयर करना है जो भी ये वैल्यू है, इन दोनों में से जो वैल्यू है। लेट्स से पहले 70 थी, इंपेयरमेंट लॉस 30 कर दिया हमने, ये 70 आ गया। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 60 आई, तो एडिशनल लॉस आएगी। ये एडिशनल लॉस आया, ये भी P&L में जाएगा, वो चाहे एसेट रीवैल्यूएशन पे हो या ना हो, और ये भी P&L में जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, कोई एसेट रीवैल्यूएशन में है तो कोई इसको एक्सेप्शन लगे ना, नो एक्सेप्शन, डायरेक्टली टू P&L, नो एक्सेप्शन। जैसे 36 में एक्सेप्शन है, वैसे यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं। डेबिट विल गो इन P&L इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। क्रेडिट कहां जाएगा हमने डिस्कस किया था, क्रेडिट विल गो टू दी गुडविल फर्स्ट। अगर उस ग्रुप ऑफ एसेट के ऊपर गुडविल है तो गुडविल के ऊपर, एंड बाकी की अमाउंट जो है वो मेजरमेंट स्कोप में जो एसेट्स है उतने के ही ऊपर उसके प्रोपोर्शन में जाएगी। सो यहां पे अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल सिंपल है। यहां पे अकाउंटिंग एंट्री है डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंपेयरमेंट लॉस। क्रेडिट जाएगा पहले गुडविल फर्स्ट टू वाइप ऑफ, उसके बावजूद अगर कुछ लॉस बचा है, अदर एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, within scope of विद इन IFRS. मेजरमेंट स्कोप। In measurement scope. सिर्फ स्कोप नहीं संजय, विद इन मेजरमेंट स्कोप, विद इन मेजरमेंट स्कोप ऑफ IFRS 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट स्कोप में कौन सी एसेट्स नहीं है, अब मैं आपको वो स्लाइड दिखा सकता हूं। मेजरमेंट स्कोप में ये एसेट्स नहीं है, तो ये एसेट्स के ऊपर लॉस नहीं आएगा। डेफर्ड टैक्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स की प्लान एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू। कॉस्ट पे अगर है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो उसके ऊपर लॉस आएगा, दैट विल बी विद इन मेजरमेंट स्कोप। प्रेजेंटेशन में तो सभी एसेट्स नॉन करंट एसेट्स कवर्ड है, ये बात ध्यान में रखना। कोई भी एसेट जो नॉन करंट सेक्शन में है वो सभी एसेट्स इस
एसेट की स्कोप में है, बट मेजरमेंट स्कोप में ये एसेट्स नहीं है उन एसेट्स में। तो बायोलॉजिकल एसेट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट अंडर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये एसेट्स मेजरमेंट स्कोप में नहीं है। ये छोड़ के बाकी सभी एसेट्स जो है उनके ऊपर आप एसेट ये एलोकेट कर सकते हो। आप सोचोगे इन्वेंट्री रिसीवेबल्स, वो तो एसेट की स्कोप में ही नहीं है, वो तो करंट एसेट है, वो तो नॉन करंट एसेट है भी नहीं। तो इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल है तो उसके ऊपर तो कभी लॉस एलोकेट नहीं होगा। जो लॉस हमने यहां पे कैलकुलेट किया है, दैट लॉस विल नेवर बी एलोकेटेड ऑन इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। ये 30 रुपए का लॉस जो है ये कभी भी इन्वेंट्री रिसीवेबल के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड के स्कोप में ही नहीं है, क्योंकि वो करंट एसेट है और ये स्टैंडर्ड है नॉन करंट एसेट से रिलेटेड। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स आती है। प्रेजेंटेशन सभी नॉन करंट एसेट्स का आएगा, बट मेजरमेंट वो जो एसेट्स है 6 एसेट्स वो छोड़ के सभी एसेट्स इसके मेजरमेंट स्कोप में आएंगे। ठीक है, आर यू विथ मी एवरीवन? हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी हमने किए, इफ यू रिमेंबर अबाउट दिस। यहां पे गेन सिचुएशन सेकेंड सिचुएशन में आ सकता है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की केस में आ सकता है। इनिशियल मेजरमेंट में गेन सिचुएशन कभी नहीं आएगा, लेकिन गेन सिचुएशन आ सकता है वेयर देयर इज अ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो यहां पे हो सकता है subsequent calculate fair value less cost to sell on a subsequent date is let's say 80, तो यहां पे 10 का गेन आ गया, ये भी P&L में जाएगा। ठीक है, आर यू विथ मी एवरीवन? लेकिन ये 30 रुपए के आगे, मतलब पहले जितना लॉस कैलकुलेट किया है उस लॉस के बियॉन्ड अगर ये गेन आता है तो वो हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। वो बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको। ये आपको बिल्कुल 30 रुपए के ऊपर ये गेन लेके नहीं जाना है, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए तक ये गेन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे, जैसे ही मेरा यहां पे क्लासिफिकेशन हो जाता है स्टॉप डेप्रिसिएशन, स्टॉप डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यहां पे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन स्टॉप हो जाएगा। द मोमेंट यू क्लासिफाई इट यू विल स्टॉप द डेप्रिसिएशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? लिखा है यहां पे, वही है, मैं दोबारा से पढ़ूंगा नहीं इसको। ठीक है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बारे में भी हमने बात की। तो हमने रिकग्निशन देखा, रिकग्निशन तभी कर सकते हैं एज अ करंट सेक्शन में एसेट हेल्ड फॉर सेल व्हेन ऑल द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। कंडीशन 1 एंड 2, दो में 5 सब कंडीशंस है, वो सभी सेटिस्फाई हो गए तभी क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन में मेजरमेंट क्या होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एंड लॉस है तो लॉस P&L में जाएगा। उसके बाद उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो डेप्रिसिएशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। अमोर्टाइजेशन करते हैं, अमोर्टाइजेशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। एडिशनल लॉस विल बी एलोकेटेड टू अगेन P&L डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सेप्शंस। स्टेप 1 में एंड स्टेप 2 में, मतलब इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, लॉस जब एलोकेट होता है एसेट्स के ऊपर, तब पहला लॉस एलोकेट होना चाहिए गुडविल पे, and then बाकी to other assets in which are within the measurement scope in the proportion to their carrying values। ये पॉइंट आता है। Subsequent measurement में gain situation हो सकता है, but that gain cannot be recognized beyond earlier loss, original loss which is recognized। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने यहां पे देखी। हाँ, बोलो विकास। तो फिर जो गेन है वो हम लोग अलोकेट ऐसे ही करेंगे गुडविल, और उसके बाद जो मेजरमेंट्स गुडविल पे लॉस रिवर्स कभी नहीं होता। मतलब ये जो अभी लेट्स से यहां पे हमने जो लॉस एलोकेट किया पहले गुडविल पे, तो लेट्स से गेन आया, तो गेन गुडविल पे कभी नहीं जाएगा। तो अभी यही बात करने वाले थे हम, रिक्लासिफिकेशन के बाद क्या होगा। नहीं वैसे नहीं है, सॉरी, अच्छा हुआ सवाल पूछ लिया, ये छूट गया था पॉइंट। लॉस रिवर्सल गुडविल पे कभी नहीं होगा। जो हमने इंपेयरमेंट 36 में प्रिंसिपल देखा था,
लॉस विल नेवर बी रिवर्स्ड ऑन गुडविल, सेम प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड हियर। ठीक है, ये रह गया था पॉइंट बता रहा। एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीवन? यहां पे रिक्लासिफिकेशन करने की नौबत कब आ सकती है? व्हेन एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। व्हेन एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, 1+5 कंडीशंस। कितने कंडीशंस है? 1+5। पहला कंडीशन, एसेट इज रेडिली अवेलेबल और इमीडिएटली अवेलेबल और अवेलेबल फॉर इट्स इमीडिएट सेल। सेकंड से हाईली प्रोबेबल। हाईली प्रोबेबल, उसमें 5 कंडीशन है, वो ध्यान में रखना है क्योंकि ये कंडीशंस आपको लिखने पड़ सकते हैं। एग्जामिनेशन में सवाल आता है तो एक्सप्लेन करना है, तो ये एक्सप्लेन करना है। वो 5 कंडीशंस, 1+5 कंडीशंस, एक भी कंडीशन आपका फेल हो जाता है, लेट्स से मार्केट डिटेरियोरेट हो गया बट आप आपका प्राइस मेंटेन कर रहे हो, मतलब आपका मार्केटिंग रीजनेबल प्राइस पे नहीं चल रहा, कंडीशन फेल्ड। कंडीशन नंबर 3, आपने सेल करने का डिसीजन लिया था बट नाउ यू आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव्स टू सेल, डिसीजन, कंडीशन फेल हो गया। कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 1 जनरली, कंडीशन नंबर 4 जनरली फेल नहीं होता, मतलब 1 साल के अंदर अंदर सेल करना है, ये कंडीशन जनरली फेल नहीं होता। उसका रीजन है, एक से 1 साल में नहीं बेचा गया तो नहीं बेचा गया, रिपोर्टिंग डेट के आगे की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड रीजंस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, उसकी वजह से 1 साल से ज्यादा लग रहा है। ये एक एक्सेप्शन स्टैंडर्ड नहीं दिया। स्टैंडर्ड कहता है कि 1 साल में अगर नहीं सेल होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, रिक्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। हो रहा है डीले, क्या करें, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ। देयर आर सर्टेन कंडीशन, गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं आया, 1-2 चीजें होनी थी वो नहीं हुई, वो मेरे कंट्रोल के बाहर है, नहीं कर सकता मैं, तो फिर रिक्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकली आप देखोगे, लेकिन एग्जामिनेशन में आपका अगर ये फैक्ट दी है दैट सेल इज नॉट हैपनिंग विद इन 1 ईयर एंड फॉर नो रीजन विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा कोई है नहीं बात, तो फिर आप उसको रिक्लासिफाई कर दीजिए। अगर देयर आर सर्टेन रीजन विच आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप उसको रिवर्स मत कीजिए, उसको रिक्लासिफाई मत कीजिए, अदरवाइज ये आपको रिक्लासिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है रिक्लासिफिकेशन। जो इंपेयरमेंट में देखा था वही है। क्या देखा था इंपेयरमेंट में? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट में हमने क्या देखा था? रिवर्स कितना कर सकते हो इंपेयरमेंट, उतना ही 36 वाला। अगर मैं रिपेयर नहीं करता और मेरा नॉर्मल अकाउंटिंग कंटिन्यू करता तो जो कैरिंग अमाउंट आती वहां तक ही मैं रिवर्सल कर सकता हूं। am I right? तो यहां पे भी वही है, रिक्लासिफाई करने के बाद वो कितनी अमाउंट मेरी वापस आनी चाहिए, तो उतनी ही। एज इफ क्लासिफाई नहीं हुआ था एज ए हेल्ड फॉर सेल, तो मैं डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करता था। डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करते वक्त, क्योंकि डेप्रिसिएशन स्टॉप हो गया क्लासिफाई होने के बाद, वो नहीं करता था क्लासिफाई, तो डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करता था। तो वो कंटिन्यू होने की वजह से जो कैरिंग अमाउंट आएगा, मैक्सिमम अमाउंट उतना आ जाएगा रिक्लासिफिकेशन के बाद। बात समझ में आ रही है? तो कितना कैरिंग अमाउंट होना चाहिए? कैरिंग अमाउंट शुड बी एज इफ दैट अमाउंट हैड नेवर बीन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, वो कभी की ही नहीं थी क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल। तो वो जब जितनी अमाउंट आती थी उतने तक का मेरा रिक्लासिफिकेशन डेट पे उसका कैरिंग अमाउंट आना चाहिए। तो मतलब क्या करोगे आप? आपने अगर कोई लॉस प्रोवाइड किया है तो लॉस रिवर्स करोगे, जो डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो वो प्रोवाइड करोगे, सिंपल है। बात समझ में आ रही है आपको? ये नहीं होता था तो क्या होती थी अमाउंट, उस पर वापस लाना, इसका मतलब क्या है? 2 स्टेप्स। आपने अगर कोई लॉस प्रोवाइड किया है उसको रिवर्स कर दो, जो डेप्रिसिएशन स्टॉप किया था जितने पीरियड के लिए उतना प्रोवाइड कर दो, बात खत्म। आर यू विथ मी एवरीवन? 2 ही चीजें करनी, और कुछ है नहीं इसमें। लेकिन ये जो कैरिंग अमाउंट आएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। अभी
आप बहुत जोर लगा रहे थे इतने दिन से बेचना है एसेट बेचना है, हाईली प्रोबेबल सेल है, इतना करने के बावजूद एसेट बेचा नहीं गया, मतलब इंपेयरमेंट का इंडिकेशन है। तो उसको रिकवरेबल वैल्यू से चेक करना पड़ेगा। तो ये जो रिकवरेबल वैल्यू है इससे मैं चेक करता हूं। तो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को वापस मैं कंपेयर करता हूं, और अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो इस कैरिंग अमाउंट को मैं यहां पे रिफ्लेक्ट करता हूं रिकवरेबल अमाउंट में। और जो लॉस आता है वो इंपेयरमेंट लॉस है, 36 वाला। कौन सा लॉस है वो? 36 वाला इंपेयरमेंट लॉस है। तो यहां पे उन्होंने लिखा है, स्टैंडर्ड ने लिखा है, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ दैट एसेट, मेजर दैट एसेट एज इफ क्लासिफिकेशन हैड नेवर हैपेंड, दैट इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये लोअर मतलब क्या? पहले तो कैरिंग वैल्यू निकाली एज इफ क्लासिफिकेशन कभी हुआ नहीं, और उसको कंपेयर किया रिकवरेबल वैल्यू से, मतलब इंपेयरमेंट के लिए टेस्टिंग किया, दैट्स इट। ये रिकवरेबल अमाउंट IAS 36 वाला रिकवरेबल अमाउंट है जो हमने पिछले स्टैंडर्ड में देखा था। बात समझ में आ रही है आपको? आखिर में अगर ये एसेट मेरा हेल्ड फॉर सेल के लिए एंड ऑफ द पीरियड में एलिजिबल है, तो प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा ये मुझे चेक करना है। मैं यहां पे बैलेंस शीट है, SOFP, अल्फा लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ 31 मार्च 2024, यहां पे है यहां है अमाउंट, यहां एसेट्स, ये SOFP है मेरा। यहां पे लिखा है नॉन करंट एसेट, यहां पे करंट एसेट्स, यहां पे लिखा है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। ये है करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर। यहां पे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये जो है यही तो हमारा प्रेजेंटेशन है। यहां पे ये लिखा, यहां पे कुछ अमाउंट आ गई, ये इसको अगर पिछले साल में ये नहीं थी अमाउंट तो यहां पे कुछ नहीं आएगा। पिछली साल में ये एज ए हेल्ड फॉर सेल नहीं था तो पिछले साल में ये प्रेजेंटेशन कभी नहीं आएगा, नेवर, क्योंकि दिस इज एज ऑन डेट पोजीशन। तो प्रीवियस ईयर की आखिर में ये मेरे एसेट्स यहां पे हेल्ड फॉर सेल नहीं थे, तो ये कहीं पे नॉन करंट सेक्शन में थे, करंट सेक्शन में नहीं थे प्रीवियस ईयर में। तो ये कार्व आउट करना नहीं है यहां पे। प्रीवियस ईयर इज नॉट रिस्टेटेड, प्रीवियस ईयर इज नेवर रिस्टेटेड फॉर और इन SOFP। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये लिखना भी पड़ सकता है। यू माइट हैव टू राइट दिस एज अ फैक्ट, एज अ इंफॉर्मेशन, एज एक्सप्लेनेशन। तो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल अंडर करंट सेक्शन में आएगा ये। देन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर प्रेजेंटेड सेपरेटली। यहां पे अगर ग्रुप ऑफ एसेट है और इससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटीज है, मतलब यहां पे मशीनरी है और मशीनरी का लोन है यहां पे, तो यहां पे आएगा लोन लाइबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्पोजल ग्रुप। ये यहां पे सेपरेटली आएगी।
ये दोनों कभी ग्रॉस नेट नहीं किए जाते. दीज आर ऑलवेज प्रेजेंटेड एज ग्रॉस. दीज आर ऑलवेज प्रेजेंटेड एज ग्रॉस. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नेट नहीं किए जाते. कंपैरेटिव्स आर नॉट रीस्टेटेड, कंपैरेटिव्स आर नॉट प्रेजेंटेड. मेजर क्लास ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये नोट्स टू अकाउंट्स में एक लाइन यहां पे लिखी है. ये नोट्स टू अकाउंट्स में क्या करेंगे हम लोग, ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे. ग्रुप ऑफ एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल है. गेन्स एंड लॉसेस ऑन रीमेजरमेंट, इसका रीमेजरमेंट भी करना पड़ता है, करेक्ट. अभी लेट्स से ये रिपोर्टिंग डेट है 31 मार्च 2024. हो सकता है कि 2025 तक ये बेचा नहीं गया, हो सकता है. तो आप कहेंगे नहीं नहीं वो एक साल वाला कंडीशन का क्या हुआ, इफ एसेट इज नॉट सोल्ड विद इन 1 ईयर, रिक्लासिफाई करना पड़ेगा. एक्सेप्शन है, मैंने आपसे कहा था एक्सेप्शन है, करेक्ट, याद है सबको. तो एक्सेप्शन की वजह से हो सकता है अगले साल में 2025 में यहां पे भी अमाउंट आए, करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में ये अमाउंट कंटिन्यू रहे, हो सकता है, ठीक है. लेकिन ये रीमेजर करनी पड़ेगी. 24 में आज फाइनेंस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, 25 की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अलग आ सकती है. इसके गेन्स एंड लॉसेस मुझे पीएनएल में इंक्लूड करने पड़ेंगे एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग एसेट्स अनलेस दिस ग्रुप इज हेल्ड फॉर, अनलेस दिस ग्रुप इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ठीक है. तो यहां पे दिस इज डिस्पोजल ग्रुप. ये डिस्पोजल ग्रुप अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो यहां पे जो रीमेजरमेंट होगा अगले साल में या अगले रिपोर्टिंग डेट में, तो ये गेन और लॉस जाएगा मेरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में. बट ये डिस्पोजल ग्रुप अगर ऑपरेशन नहीं है तो ये कहां जाएगा, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में जाएगा. कहां जाएगा, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस. आपके दिमाग में अभी फिलहाल चल रहा है, ये तो कभी सोचा नहीं कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस क्या है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, पी एंड एल में कैसे डिफरेंस आता है, याद है आपको. यस, पीएनएल में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का कार्व आउट होगा. करेक्ट. सो पी एंड एल में मेरे 2 सेक्शंस होते हैं, अलग अलग नहीं होते, एक के नीचे एक रहता है. जो मेरा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसका रेवेन्यू, एड अदर इनकम, या लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, या टोटल इनकम, नेचर एंड फंक्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूं अलग अलग सिनारियोस. तो लेट्स से रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, टोटल इनकम लेस एक्सपेंसेस is equal to profit before tax from continuing operations. Income tax for continuing operations, profit after tax from continuing operations. उसके नीचे आता है जो operations discontinue हो गए, उसकी assets मैंने बेचने के लिए रखी है, वो asset, वो business अभी मैं continue नहीं कर रहा हूं. ऊपर जो revenue है वहां से उस operation से related मैं carve out करता हूं, और नीचे net of expenses, net of tax सिंगल लाइन में देता हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. ये सेपरेट सेक्शन, मतलब एक ही स्टेटमेंट में बस अलग लाइन में आएगा. उसमें इन एसेट्स के गेन और लॉस, रीमेजरमेंट का गेन और लॉस भी उस अमाउंट में आएगा. ये रीमेजर करने पड़ते हैं ना, हमने देखा यहां पे रीमेजर किए, इनिशियल मेजरमेंट के बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी हमने किया. तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमने रिकैलकुलेट किया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. पहले 70 था, फिर 60 आया. ये 10 का जो एडिशनल लॉस है ये कहां पे आएगा, ये अगर ऑपरेशन है तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में ये लॉस आएगा. अगर ये ऑपरेशन नहीं है तो अदर लॉस में आएगा, अदर इनकम में निगेटिव अमाउंट आएगा, ठीक है. और इसका लास्ट ईयर से प्रेजेंटेशन भी होगा फॉर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. हाँ, क्योंकि अभी पिछले साल से ये वापस आ रहा है ना, रीस्टेट नहीं करते हम, इतने मैंने इतना ही बोला. बट अगर वो पिछले साल भी था एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इस साल कंटिन्यू है, तो पिछले साल भी आएगा और इस साल भी आएगा. नहीं, पिछले साल नहीं था, ये साल ही है, करंट ईयर में ही है. तो इसका जो पीएनएल में सिंगल लाइन आइटम दिखाते हैं, उसका सिमिलर लास्ट ईयर अगर मैं कितना प्रॉफिट या लॉस पी&एल में दिखेगा. पी&एल की अभी मैंने बात नहीं की क्योंकि वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड है. बैलेंस शीट में हम रीस्टेट नहीं करते क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑन डेट पोजीशन है. बट एक साल पिछले साल, मतलब करंट ईयर में वो एसेट हेल्ड फॉर सेल है, अगले साल में गया, अभी तक बेचा नहीं गया, तो फिर उस बैलेंस शीट में, अगले साल की बैलेंस शीट में करंट में भी आएगा, प्रीवियस ईयर में भी आएगा. वो रीस्टेटमेंट नहीं है. मैंने अभी तक यहां तक बात की है.
अब बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब ऐसा ग्रुप, ऐसा कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस, सच अ कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस which is distinguished, which can be distinguished from other operations and from the financial activities से, operation से related, geographic location से related, वो separate out कर सकते हैं, differentiate कर सकते हैं। जो एक separate major line of business है, जो एक geographical area है, जो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो ये अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑपरेशन कहेंगे। इसका मतलब क्या है देखते हैं। टाटा मोटर्स सुना है आपने? टाटा मोटर्स की दो एक्टिविटीज है, एक कमर्शियल व्हीकल है, एक पैसेंजर व्हीकल है, दोनों सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है। अब कोई भी बिजनेस लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, अब पतंजलि पे कुछ चल रहा है उसको छोड़ते हैं, बट अदरवाइज उसके लाइन ऑफ बिजनेस देखिए अलग अलग है। फूड प्रोडक्ट्स कुछ है, कुछ पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, कुछ होम केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। तो ये अलग लाइन ऑफ बिजनेस हुआ। कुछ ज्योग्राफिक लोकेशंस है, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, सबवे एटसेट्रा, ज्योग्राफिक लोकेशंस है। चेन ऑफ उसकी रेस्टोरेंट्स है, तो वो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स इंडिविजुअल चेन रेस्टोरेंट थोड़ी ना मॉनिटर करते, वो तो ज्योग्राफिक एरिया मॉनिटर करते हैं, which can be differentiated। ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऐसा ग्रुप ऑफ एसेट जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है और वो प्रॉफिटेबिलिटी ऑन ऑनगोइंग बेसिस में मॉनिटर करता हूं एज अ मैनेजमेंट। तो मैकडोनल्ड यूएस पेरेंट ये मुंबई के एक स्टोर या एक लोकेशन का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ना मॉनिटर करेगा। वो तो कहेगा एक लोकेशन तो गया, मुझे मटेरियलिटी लेवल पे भी नहीं है। वो तो इंडिया एज अ पूरा लोकेशन में चेक करता हूं कि प्रॉफिटेबिलिटी में कम हुआ या ज्यादा हुआ। मैं तो एक रेस्टोरेंट दूर की बात, मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भी नहीं चेक करता इंडिया लोकेशन में। तो ज्योग्राफिक लोकेशन फ्रॉम पेरेंट परस्पेक्टिव इज इंडिया एज अ वन ज्योग्राफिक सेगमेंट, दैट इज वन ऑपरेशन। कल अगर उन्होंने डिसाइड किया इंडिया पूरा बंद करते लोकेशन, तो बंद हो जाएगा, तो फिर वो एक ऑपरेशन बनेगा, फिर वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन रहेगा। लेकिन अगर मुंबई का एक स्टोर बंद किया, 10 स्टोर बंद किए, क्या फर्क पड़ता है? वो मॉनिटर भी नहीं करते, प्रॉफिटेबिलिटी के भी लिए मॉनिटर नहीं करते, कुछ भी नहीं होता उसका। इंडिया लोकेशन चालू है तो वहां पे ऑपरेशन नहीं है। इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहां पे 4 ज्योग्राफिक लोकेशंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वो स्टोर वाइज भी मॉनिटर नहीं करते। तो यहां पे ऑपरेशन क्या होगा? वेस्ट एक ऑपरेशन है, साउथ एक ऑपरेशन है, ईस्ट एक ऑपरेशन है, नॉर्थ एक ऑपरेशन है। तो ये ज्योग्राफिक लोकेशन, ये मैनेजमेंट जो है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, उसकी पर्सपेक्टिव से ये ऑपरेशन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। एज अ मैनेजमेंट आप कौन सी लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक करते हो, मॉनिटर करते हो, वो अगर ट्रैक कर पाओगे तभी उस एसेट जब आप बेचने के लिए रखोगे तो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल आएगा, डिस्पोजल ग्रुप आएगा अंडर करंट सेक्शन, बट P&L में उसी ग्रुप से रिलेटेड प्रॉफिटेबिलिटी आप कार्व आउट कर पाओगे एंड सेपरेटली प्रेजेंट कर पाओगे एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। आर यू विथ मी ऑन दिस? तो ये जरूरी है। तो ऑपरेशन कहने के लिए वो ऐसा बिजनेस का कंपोनेंट चाहिए which can be distinguished separately from other entity in terms of its operations, in terms of its cash flows, and entity is monitoring that separately. Generally subsidiary होती है, subsidiary is generally considered as the CGU, that is operation, cash generating unit, operating segment या operation, these are all similar definitions they have. कैश जनरेटिंग यूनिट अगर मैंने डिफाइन किया है और वो आइडेंटिफाई किया है तो वो कैश जनरेटिंग यूनिट इज नथिंग बट ऑपरेशन। ऑपरेटिंग सेगमेंट अंडर IFRS 8 आपने सेपरेटली आइडेंटिफाई किया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑपरेशन, करेक्ट? तो यहां पे भी उसका एक, तो 3 डेफिनेशन सिमिलर जाएगी। ऑपरेशन की डेफिनेशन जो यहां पे दी है वो, दूसरी ऑपरेटिंग सेगमेंट वाली, और इसके पहले वाला टॉपिक किया था CGU वो वाला, IFRS 8, IAS 36 और IFRS 5। यहां पे ऑपरेशन, वहां पे कैश जनरेटिंग यूनिट, और IFRS 8 में ऑपरेशन सेगमेंट। तो ये 3 डेफिनेशंस का आउटकम सिमिलर है।
आर यू विथ मी ऑन दिस? डेफिनेशन थोड़े थोड़े अलग है, बट आउटकम इज एग्जैक्टली द सेम. तो ऐसा जो मेरे पास ऑपरेशन रहता है, इसका प्रेजेंटेशन पी एंड एल में आता है. अदरवाइज सिर्फ ग्रुप ऑफ एसेट रहेगा, वो तो मैं प्रेजेंट ही नहीं कर सकता, क्योंकि उस एसेट से रिलेटेड या ऐसे ग्रुप ऑफ एसेट से रिलेटेड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक ही नहीं होती, मॉनिटर नहीं होती, तो पी एंड एल में सेपरेटली क्या दिखाऊं? नहीं दिखा सकता. बट ऐसा ग्रुप ऑफ एसेट जिसकी मॉनिटर होती है प्रॉफिटेबिलिटी, उसको मैं पी एंड एल में कार्व आउट करके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस करके प्रेजेंट कर सकता हूं, तो मुझे वो करना चाहिए. प्रेजेंट क्या करना है? सिंगल अमाउंट प्रेजेंट करनी है, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. सिंपल. ये रीमेजरमेंट वाले जो गेन और लॉस है, ये रीमेजरमेंट वाले जो गेन और लॉस है, ये भी हमने, क्या हो रहा है, सॉरी, रीमेजरमेंट वाले गेन और लॉस जो है वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में जाते हैं. करेक्ट. उससे रिलेटेड भी मेरी एसेट्स है जिसका रीमेजर करता हूं, तो गेन और लॉस कहां जाता है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में जाता है. इसका कंपैरेटिव पीरियड आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर पोजीशन है. ये साल में जो ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड है, उसका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिटेबिलिटी कितना था, वो आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा. तो पी एंड एल में कंपैरेटिव दिखाते हैं, बैलेंस शीट में कंपैरेटिव नहीं दिखाते. जो सिंगल अमाउंट आपने लिखी है, उसका नोट्स टू अकाउंट्स में आपको एनालिसिस करके दिखाना पड़ेगा. रेवेन्यू कितना है, अदर कॉस्ट एक्सपेंसेस कितनी है, उसके कैश फ्लोज क्या है, वो सब कुछ चीजें आपको यहां पे दिखानी पड़ेगी. अगेन दिस इज लिटिल थियोरेटिकल, तो मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा. ये भी हमने दिखा है. हेल्ड फॉर सेल जो एसेट्स है, वो बैलेंस शीट डेट के पहले ही बेच दी गई, तो बैलेंस शीट में कुछ प्रेजेंटेशन नहीं आएगा. बट व्हाट हेल्ड फॉर सेल अगर ऑपरेशन है, तो पी एंड एल में उसका प्रेजेंटेशन आएगा, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर का प्रेजेंटेशन होता है. बैलेंस शीट में वो बेचा गया इसलिए नहीं आएगा. वाइस वर्सा, एसेट बेची नहीं गई, वो बैलेंस शीट में आएगी, बट वो ऑपरेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो वो पी एंड एल में नहीं आएगी, बट बैलेंस शीट में आएगी. दोनों जगह प्रेजेंटेशन आ सकता है. वो ऑपरेशन भी है, बेचा भी नहीं गया, तो बैलेंस शीट में भी आएगा एज ए हेल्ड फॉर सेल, और पी एंड एल में भी आएगा, बिकॉज वो ऑपरेशन है. ठीक है. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? कोई सवाल? मुझे एक बात बताइए, एक 2 मिनट के लिए